नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से आई खबर के साथ। गोरखपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई राजकीय आईटीआई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई यह आधुनिक इमारत अब क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने जा रही है। उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने कहा है कि आज प्रदेश के गांव-गांव में तेजी से विकास हो रहा है और यूपी में औद्योग की स्थापना लगातार बढ़ रही है। तमाम बिजनेसेस जो है वो यूपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब युवाओं को अपने घर के पास ही नौकरी मिल रही है, जिससे पलायन में भी काफी कमी आई है। सीएम ने बताया है कि सरकार नौजवानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है और इसी वजह से रोजगार के नए अवसर तेजी से पैदा हो रहे हैं। योगी ने कहा है कि यूपी आज देश का सबसे युवा राज्य है और यही ऊर्जा प्रदेश के विकास को गति दे रही है। किसानों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अब प्रदेश में किसान पराली जलाने को मजबूर नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके निपटान और उपयोग के लिए लगातार बेहतर सिस्टम तैयार किया है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने नए आईटीआई भवनों के साथ विकास, उद्योग, रोजगार और कृषि सुधारों को यूपी की बदलती तस्वीर के रूप में पेश किया है। उनकी ओर से इस दौरान क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनते हैं। जिन्होंने सीएसआर की इस निधि का इस औद्योगिक क्षेत्र में इस आईटीआई के निर्माण के लिए उपयोग किया है। आपने लघु वीडियो फिल्म देखी होगी। इसके माध्यम से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर अपनी सीएसआर निधि का उपयोग किया है। एम्स में, गोरखपुर एम्स में दूर दराज से आने वाले बिहार, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज या सहजनवा या कहीं का भी कोई व्यक्ति मरीजों के साथ जाएगा तो पेशेंट तो एडमिट रहता है वार्ड में, साथ के लोग कहां रहेंगे। इसके लिए 500 लोगों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वहां पर पेशेंट अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ा धर्मशाला टाइप का एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बना रहा है एम्स गोरखपुर में। ऐसे ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने वाराणसी में बीएचयू में जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, वहां पर भी जो जाने वाले बाहर से मरीजों के परिजन जो होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। केजीएमयू लखनऊ में बनाया है। पीजीआई के डॉक्टर आपको टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे सके, इसके लिए पीजीआई को पैसा दिया है। अन्य तमाम स्थानों पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने सीएसआर की निधि का बेहतर उपयोग किया है और अब सहजनवा क्षेत्र में कार्यपालक निदेशक जो उत्तरी क्षेत्र के हैं दीक्षित जी, उन्होंने यह सौगात भी इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए दिया है। और दीक्षित जी की ये जन्मभूमि है तो उनके लिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी का यह भाव आज उन्होंने अपने इस कार्य के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारा है। उनका परिवार पढ़ा लिखा है। ये सभी भाई अच्छी सेवा में, भारत सरकार की सेवा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस मातृभूमि के प्रति अपने इस उत्तरदायित्व को समझते हुए उन्होंने आईटीआई दिया है जो यहां की आवश्यकता है, क्योंकि यहां जो उद्योग लग रहे हैं यहां के लोगों की जमीन पे लग रहे हैं। यहां का नौजवान जब उसमें उस ट्रेड में ट्रेंड होगा तो यही घर में ही उसको नौकरी मिल जाएगी, घर में ही उसको रोजगार मिल जाएगा।
नौजवान को स्थानीय स्तर पर ही नौकरी की गारंटी मिले, ये मोदी जी की भी, डबल इंजन सरकार की भी गारंटी है और ये संकल्प है। उस संकल्प को मूर्त रूप दिया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने, और दीक्षित जी और जसवीर सिंह जी अपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के माध्यम से उसमें सहायक बने हैं। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। वहीं देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर गोरखपुर में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सैनिक स्कूल पहुंचे हैं, जहां उनके नाम पर बने भव्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। इसी के साथ बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने सीडीएस बिपिन रावत को याद कर उनकी राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और बलिदान की विरासत को नमन किया है। इस खास कार्यक्रम में उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर सैनिक स्कूल में आज एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनरल बिपिन रावत की स्मृति में बने अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का शुभारंभ किया। आधुनिक साउंड, डिजिटल कंट्रोल और हाई एंड सिस्टम से लैस इस ऑडिटोरियम में 1000 से ज्यादा दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। इसी मंच पर जनरल रावत की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, जो देश के पहले सीडीएस के साहस और सेवा की कहानी को अगले कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सैनिक स्कूल का यह बड़ा दायित्व है कि हर वर्ष 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत और उनके साथ बलिदान देने वाले वीर योद्धाओं की स्मृति में विशेष आयोजन किया जाए। विदेशी वस्तुओं को अच्छा बनाने वाले और भारत के कारीगरों को, श्रमिकों की मेहनत को अपमान करने वाली गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है। हमें उस मानसिकता से उभरना पड़ेगा। तीसरा प्रण प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी के लिए कहा था, अपनी सेना के प्रति, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस की यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव। हम वीर सैनिकों का सम्मान करें, उनके बलिदान को नमन करें। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारा सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहा है। हमारा अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार पेट्रोलिंग में हैं। हमारा पुलिस का जवान मेहनत करता है। एक व्यक्ति की गलती से पूरी फोर्स, पूरी संस्था खराब नहीं हो जाती। उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी के मन में होना चाहिए। आज ये वही प्रण है जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के इस प्रण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी से कहा है, अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव। जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया, उन सब के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब सैनिक स्कूल गोरखपुर में एकत्र हुए हैं, उनका स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। कार्यक्रम में सेना से जुड़े कई शीर्ष अधिकारी और रावत परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में जनरल रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी रावत कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी ने मिलकर जनरल रावत के व्यक्तित्व और उनके सैन्य योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि यह दिन सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की नई प्रेरणा है, जो हर कैडेट के मन में देश के प्रति समर्पण की भावना को और मजबूत करेगी। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी, कोई भेदभाव नहीं। हम सब भारतीय होने के नाते एक हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया था एक बार, क्या आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, उन्होंने पूछा आपका प्रश्न किस संदर्भ में है। उन्होंने कहा था संदर्भ इस बात को लेकर के है क्योंकि उस समय कुछ जगह जातीय आंदोलन चल रहे थे और कुछ जगह क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, हम हर भारत का दायित्व बंधा है। हम पहले भी
और अंत में भी हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और मैं फिर कहूँगा आपसे भी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर इस बात को कह सकते हैं, ये कहते हैं कि भारत के समय के शिल्पी हैं, तो हम सबका भी दायित्व बनता है बिना भेदभाव के एक समरस समाज की स्थापना करके जो भी अपने आप को भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति करता है वह हमारा है, और जिसको भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति नहीं होती है वही पराया है। उसको बोलना चाहिए वहीं जाओ जहां आपको अपना सब कुछ मिले। जनरल बिपिन रावत का ऐसा नाम जो भारत के सैन्य इतिहास में सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि सुनहरे अक्षरों में गढ़ा गया है। गोरखपुर सैनिक स्कूल में उनका यह ऑडिटोरियम सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि भविष्य के उन कैडेट्स के लिए प्रेरणा स्थल होगा जो यूनिफॉर्म पहनकर देश की रक्षा का सपना देखते हैं। सूर्य समाचार के लिए गोरखपुर ब्यूरो से रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर योगी सरकार एक बार फिर सख्त नजर आ रही है, सख्ती अपनाते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम एक खुला पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध नागरिकों की पहचान करने में सरकार का सहयोग करें। योगी ने साफ कहा है कि प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार यूपी के नागरिकों का है और किसी भी कीमत पर अवैध घुसपैठिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि राज्य में ऐसे सभी संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है और जिनके कागजात सही नहीं पाए जाएंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारियां की जा रही है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि अवैध तरीके से रह रहे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी ताकि प्रदेश की सुरक्षा और सामाजिक संरचना सुरक्षित रह सके। योगी ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि प्रदेश की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि यूपी में घुसपैठियों पर अब और ज्यादा कड़ाई होने वाली है। वहीं रायबरेली दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक यहां पर संगठनात्मक कार्यों के साथ एसआईआर की समीक्षा की, उनकी ओर से समीक्षा की गई है। आगामी चुनावों के मद्देनजर बैठक में चर्चा हुई है। बूथ स्तर पर भी बातचीत करते हुए यहां पर वे नजर आए हैं। बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। पार्टी कार्यालय अटल भवन में एसआईआर की समीक्षा की गई है। ब्रिजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है, कोई भी घुसपैठिया मतदाता सूची में ना रहे, इस बात का जिक्र भी यहां पर अपने बयान में उनकी ओर से किया गया है। तो बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने को लेकर के चर्चा की गई है। पार्टी कार्यालय अटल भवन में एसआईआर को लेकर के चर्चा हुई है। एसआईआर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है। गणना प्रपत्र फार्म समय से जमा हो जाएं, अंतिम तिथि पास आ गई है और 100% सत्यापन के साथ जमा हो। हमारी प्राथमिकता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कोई भी घुसपैठिया अवैध मतदाता सूची में ना बचे और इसलिए हम सब कार्यकर्ता सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी बूथों पर जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी परिवार आज भी अपने आप को सत्ता में मानता है, ये राजा की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि देश में बंटवारे के जिम्मेदार नेहरू खानदान के ही लोग हैं। इन्हीं लोगों से, परिवार से संबंधित लोग हैं जिन लोगों ने देश के बंटवारे को अंजाम दिया केवल सत्ता हासिल करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भारत विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना थी उससे तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये सिर्फ केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है और जिन लोगों ने देश का बंटवारा कराया, देश को तुष्टीकरण की राह पर धकेला, वो सब आज हाशिए पर हैं। चाहे बिहार हो या भारतवर्ष का कोई भी प्रदेश, हर जगह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में गरीब कल्याण योजनाओं ने
जन जन का भरोसा जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने में सफल हुए हैं। इसी बीच हाथरस से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाइक में पेट्रोल भरवाते समय अचानक आग लग जाती है। आग में झुलसकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पेट्रोल पंप पर कर्मचारी की लापरवाही से ये पूरा का पूरा हादसा देखने को मिला है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। हाथरस के क्षेत्र में राणा पेट्रोल पंप की ये पूरी की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये फुटेज जो है ये भी सामने आया है। हाथरस में बाइक में पेट्रोल भरवाते समय आग लग जाती है। कर्मचारी की लापरवाही जो है वो भी यहां पर नजर आ रही है। पेट्रोल पंप पर कर्मचारी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। हाथरस के क्षेत्र के राणा पेट्रोल पंप की यह घटना बताई जा रही है। इसी बीच मुरादाबाद से एक और बड़ी खबर सामने आई है। मुरादाबाद में वाइन शॉप पर युवक की हत्या देखने को मिली है। सीने में गोली मार दी गई है, फिर पत्थर से सिर कुचल दिया गया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। मृतक के परिजनों ने हाईवे जाम किया है। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम भी खुलवाया है। तो मुरादाबाद से यह मामला सामने आया है। सीने में गोली मारी गई है, फिर पत्थर से सिर कुचला गया है। ये सनसनीखेज हत्या यहां से सामने आई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। यहां पर परिजनों ने हंगामा किया है। मृतक के परिजनों ने हाईवे जाम किया है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मुरादाबाद में वाइन शॉप पर इस युवक की हत्या देखने को मिली है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से भी तफ्तीश लगातार जारी है। वहीं वाराणसी से अगली खबर सामने आई है, जहां पर एमजी के वीपी में फायरिंग की कोशिश देखी गई है। छात्र गुटों की लड़ाई में यहां पर बंदूक लहराई गई है। छात्र को जान से मारने की धमकी दी गई है। गोली चलाने वाले छात्र हॉस्टल में छिपे हुए हैं। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। तो वाराणसी में एमजी के वीपी में फायरिंग की कोशिश की गई है। यह वीडियो वहां से सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गन लहराते हुए यहां पर तमाम छात्र नजर आ रहे हैं। छात्र को जान से मारने की धमकी भी यहां पर दी गई। गोली चलाने वाले छात्र हॉस्टल में छिपे हैं। वहीं मेरठ में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ देखने को मिली है। गोली लगने से एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। अवैध पिस्टल, गोकशी के औजार यहां से बरामद किए गए हैं। दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हुआ है। ये तमाम जानकारी आपको दे दें, मेरठ में पुलिस और पशु तस्करों में यह मुठभेड़ देखने को मिली है। गोली लगने से एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ अवैध पिस्टल और गोकशी के औजार भी इनसे बरामद किए गए। आज दिनांक 8/9 दिसंबर की रात्रि में थाना सरदना पुलिस को सूचना मिली कि स्थानीय थाने अंतर्गत दरौला नहर पटरी के पास एक बाग के किनारे कुछ लोग गोकशी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर गश्त में लगी टीमों द्वारा संयुक्त रूप से इनकी घेराबंदी की गई। खुद को गिरता देख आरोपियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ इनके ऊपर फायर किया गया। इस दौरान एक आरोपी घायल हो गया तथा शेष दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। घायल आरोपी की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इसका नाम नवाबुद्दीन पुत्र इकामुद्दीन है। थाना दौराला अंतर्गत रुआसा का रहने वाला है। इस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक गोवध अधिनियम, गैंगस्टर और आर्मसेट के अभियोग पंजीकृत हैं। इसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। फोरेंसिक यूनिट आ रही है, अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, कार्टेज और गोवध के उपकरण और जिंदा गाय बरामद हुई है। शेष 2 भागे हुए आरोपियों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है पुलिस टीम द्वारा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर से अगली खबर सामने आई है, जहां पर कसोमी गांव में वन क्षेत्र में तेंदुआ दिखा है। तेंदुआ देखे जाने के बाद तलाशी अभियान लगातार जारी है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं। तो बुलंदशहर में
कासूमी गांव में तेंदुए देखने की खबरें सामने आई हैं। तेंदुए देखे जाने के बाद तलाशी अभियान लगातार जारी है। वन विभाग की ओर से यहां पर तमाम पिंजरे लगाए गए हैं। तेंदुए देखे जाने के बाद तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। आज शाम को हमें सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा कि कुछ लोगों के द्वारा लेपर्ड की साइटिंग की गई है। मौके पे वन विभाग की टीम पहुंची है, पगमार्क साइटेड किए गए हैं और इससे साफ साफ एस्टेब्लिश्ड हुआ है कि लेपर्ड इस विसिनिटी में है। और आज हम लोगों के द्वारा जो प्रोटोकॉल लेपर्ड प्रोटोकॉल है कैच करने के लिए, तो उसके तहत हमने केज सेटअप कर दिया है और उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है और ट्रैक किया जा रहा है। वहीं हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद संसद भवन परिसर में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के सभी सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया है। संसदीय दल की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा ने बिहार में जीत के बाद प्रधानमंत्री को विजय हार पहनाया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेडीयू नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया है। एनडीए संसदीय दल की इस बैठक में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का शिल्पकार बताया। पीएम ने एनडीए सांसदों की बैठक में कहा है कि बजट को लेकर के फीडबैक दें, संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वहीं आज राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर के जोरदार बहस हुई है और इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह का जोशीला संबोधन भी देखने को मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि वंदे मातरम की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने वाले लोग इतिहास को या तो नहीं जानते हैं या जानबूझकर अनदेखा करते हैं। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देश की आत्मा है, आजादी के संघर्ष की धड़कन है और इसकी प्रासंगिकता कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। चर्चा के बीच गृह मंत्री ने आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान देश को बंदी बना लिया गया था, लोकतंत्र को कैद कर लिया गया था और यहां तक कि राष्ट्रगीत को बजाने से भी रोक दिया गया था। और क्या कुछ उनकी ओर से अपने इस भाषण में कहा गया है, सुनते हैं। ये महान सदन में जब वंदे मातरम की चर्चा हो रही है, तब कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था।
देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। मान्यवर, ये वंदे मातरम का गान, वंदे मातरम का गीत, ये भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था, आजादी के उद्घोष का नारा बन चुका था, आजादी के संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था। और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम से मिली। और ये चिर पुरातन राष्ट्र को अनेक सदियों तक अपनी संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी कई सारे मनुष्यों को इस वंदे मातरम से मिली। वंदे मातरम की दोनों सदनों में इस चर्चा से, वंदे मातरम के महिमा मंडन से, वंदे मातरम के गौरव गान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां वंदे मातरम के महत्व को भी समझेगी और उसको राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक प्रकार से आधार भी बनाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।